द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम इंसान के जिंदा रहने की सबसे बुनियादी प्रक्रिया पर बात करेंगे, सांस लेना। लेकिन हम सिर्फ सांस अंदर बाहर करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस एक पल की बात करेंगे जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन हमारे खून का हिस्सा बन जाती है। ये एक तरह से एक जादुई पल है और इसी की गहराई में हमारी आज की चर्चा का सवाल छिपा है। सवाल ये है कि इस गैस एक्सचेंज की असली चाबी कहाँ है? क्या ये फेफड़ों की बनावट में है, वो पतली सी झिल्ली जहाँ गैसें मिलती हैं, या फिर असली खेल खून के अंदर चल रहा है, जहाँ केमिस्ट्री ये तय करती है कि ऑक्सीजन को कैसे और कहाँ पहुँचाना है? मेरा तर्क ये रहेगा कि इस पूरी प्रक्रिया की जो बुनियाद है वो फिजिक्स है। गैस एक्सचेंज की नींव श्वसन झिल्ली की बनावट और उसके आर पार मौजूद प्रेशर के फर्क पर टिकी है। और मैं कहूँगा कि फिजिक्स तो सिर्फ दरवाज़ा खोलती है। असली और निर्णायक काम है वो तो खून की केमिस्ट्री करती है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की ज़रूरत के हिसाब से पकड़ती, छोड़ती और ट्रांसपोर्ट करती है। तो चलिए ऑक्सीजन के इस सफ़र को उसके पहले कदम से देखते हैं, जब वो फेफड़ों की दहलीज पर खड़ी होती है। मेरे हिसाब से गैसों का खून में जाना अनिवार्य रूप से प्रसार मतलब डिफ्यूजन का एक भौतिक खेल है, जो 3 आसान से नियमों पर चलता है। अगर ये 3 नियम सही से काम न करें तो बाकी सब कुछ एक तरह से बेकार है। पहला नियम है सतह का क्षेत्रफल, यानी सरफेस एरिया। हमारे फेफड़ों में करीब 30 करोड़ छोटी छोटी थैलियां हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। अगर इन सब को फैला दिया जाए तो ये 70 से 100 वर्ग मीटर की जगह घेरेंगे। जरा सोचिए, एक टेनिस कोर्ट जितनी जगह हमारे सीने में पैक की हुई है। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है। यही विशाल सतह गैसों को अंदर बाहर जाने के लिए भरपूर जगह देती है। जगह तो जरूरी है, मैं मानता हूँ, पर सिर्फ बड़ी जगह होने से क्या होता है? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर दूसरा नियम आता है, झिल्ली की मोटाई। ये झिल्ली अविश्वसनीय रूप से पतली है, 1 मिलीमीटर के आधे से भी कम। इतनी कम दूरी होने की वजह से गैसें तेजी से इसे पार कर पाते हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम है आंशिक दबाव का अंतर, जिसे हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। इसे आप एक झरने की तरह समझिए। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहेगा, है ना? गैसों का भी यही नियम है। फेफड़ों की थैलियों में ऑक्सीजन का दबाव, जिसे हम PO2 कहते हैं, लगभग 104 यूनिट होता है। दूसरी तरफ जो गंदा खून फेफड़ों में आ रहा है, उसमें ये सिर्फ 40 होता है। ये 64 यूनिट का जबरदस्त ढलान ऑक्सीजन को ताकत से खून में धकेलता है। अगर ये ढलान ना हो या झिल्ली मोटी हो जाए तो खून की केमिस्ट्री कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो बेबस हो जाएगी। मैं आपकी बात समझता हूं और ये तीनों बातें जरूरी भी हैं, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। आपने कहा कि प्रेशर ऑक्सीजन को खून में धकेलता है, बिल्कुल सही, पर सिर्फ खून में धकेल देना काफी है क्या? मान लीजिए आपने एक मेहमान को घर के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया, क्या आपका काम खत्म हो गया? नहीं ना। असली काम तो उसे सही कमरे तक ले जाना, उसकी जरूरतें पूरी करना है, और यही काम खून की केमिस्ट्री करती है। जो ऑक्सीजन खून में आती है उसका सिर्फ 3% पानी मतलब प्लाज्मा में घुलता है। बाकी 97% को हीमोग्लोबिन नाम का एक खास प्रोटीन पकड़ता है। हीमोग्लोबिन के बिना हमारा खून जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन ले ही नहीं जा सकता। लेकिन हीमोग्लोबिन भी तो तभी ऑक्सीजन पकड़ेगा जब वो खून में पहुंचेगी, और वो पहुंचती है प्रेशर की वजह से। पहुंचती है, पर कैसे और कितनी मजबूती से जुड़ेगी ये केमिस्ट्री तय करती है। और यही तो कमाल की बात है। हीमोग्लोबिन सिर्फ एक टैक्सी नहीं है जो ऑक्सीजन को कहीं भी छोड़ दे। ये एक स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम है। जब खून उन हिस्सों से गुजरता है जहां कोशिकाओं को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होती है, जैसे कसरत करती हुई मांसपेशियां, वहां कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड ज्यादा होता है। ये माहौल हीमोग्लोबिन के लिए एक सिग्नल है कि अपना पैकेज यहीं डिलीवर करो। इसे बोर इफेक्ट कहते हैं। हीमोग्लोबिन अपनी पकड़ ढीली कर देता है और ऑक्सीजन को ठीक वहीं छोड़ता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कोई साधारण भौतिक नियम नहीं है। ये एक बुद्धिमान, सक्रिय और रासायनिक रूप से नियंत्रित डिलीवरी सिस्टम है। तो झिल्ली सिर्फ एक दरवाजा है, असली काम तो अंदर बैठा ये स्मार्ट मैनेजर कर रहा है। ठीक है, बोर इफेक्ट जरूरी है, पर क्या वो पूरी कहानी है? अगर सिर्फ केमिस्ट्री ही सब कुछ है तो फिर उन बीमारियों का क्या, जैसे सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस? इन बीमारियों में
फैक्ट्री की धूल या एस्बेस्टॉस के कण सांस के साथ अंदर जाकर फेफड़ों की झिल्ली को मोटा और सख्त बना देते हैं। अब देखिए, उस मरीज का हीमोग्लोबिन और खून की केमिस्ट्री बिल्कुल नॉर्मल होती है, उसका स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम तैयार बैठा है, लेकिन उसकी सांस उखड़ जाती है। क्यों? क्योंकि भौतिक बाधा आ गई है। वो झिल्ली, जिसे आप सिर्फ एक दरवाज़ा कह रहे हैं, अब एक मोटी दीवार बन गई है जिसे गैसें पार ही नहीं कर पा रही हैं। यहाँ साफ तौर पर जो सीमा तय करने वाला कारक है वो झिल्ली की भौतिक हालत है, खून की केमिस्ट्री नहीं। ठीक है, बीमारी की बात मैं मानता हूं। जब दीवारी टूट जाए तो दरवाजे का क्या फायदा? पर एक सेहतमंद इंसान का क्या जो अचानक किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है? उसकी झिल्ली तो बिल्कुल ठीक है, एकदम पतली और स्वस्थ, फिर भी उसे सांस लेने में दिक्कत क्यों होते हैं? क्योंकि वहां हवा में ही ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। अब देखिए, शरीर इस चुनौती का जवाब कैसे देता है। क्या वो अपनी झिल्ली को और पतला करने की कोशिश करता है? नहीं, शरीर का जवाब पूरी तरह से रासायनिक और प्रणालीगत होता है। हमारी किडनियां एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन बनाती हैं, जो बोन मैरो को सिग्नल देता है कि और ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाओ। मतलब शरीर ऑक्सीजन ले जाने वाले ट्रकों यानी आरबीसीज की संख्या बढ़ा रहा है। इसे पॉलीसीथीमिया कहते हैं। शरीर झिल्ली को नहीं बदल रहा, बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत कर रहा है। ये साफ इशारा है कि शरीर खुद ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही असली रेगुलेटर और प्राथमिकता मानता है। ये एक दिलचस्प अनुकूलन है, लेकिन मुझे लगता है आप असल मुद्दे से भटक रहे हैं। शरीर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इसलिए मजबूत कर रहा है क्योंकि मूल स्रोत यानी हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम हो गया है। नियंत्रण का सबसे सीधा और शक्तिशाली रूप तो आंशिक दबाव का अंतर ही है। ये भौतिकी का एक सरल और सुंदर नियम है जो बिना किसी शक के गैस की दिशा और रफ्तार तय करता है। जब तक ढलान मौजूद है, चीजें नीचे लुढ़केंगी। केमिस्ट्री उस बहाव को थोड़ा बहुत बदल सकती है, उसे रोक सकती है या तेज कर सकती है, लेकिन उस बहाव को बना नहीं सकती। बिना प्रेशर ग्रेडियंट के आपके हीमोग्लोबिन के पास पकड़ने के लिए कोई ऑक्सीजन होगी ही नहीं, चाहे आपके पास कितने भी रेड ब्लड सेल्स क्यों ना हो। नहीं, थोड़ा बहुत बदलना बहुत छोटा शब्द है। केमिस्ट्री उस बहाव को नियंत्रित करती है। चलिए फिर से कसरत वाले उदाहरण पर आते हैं। जब आप दौड़ते हैं तो आपकी जांघ की मांसपेशियां ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड बनाती हैं। इससे वहां का माहौल एसिडिक हो जाता है। ये बदला हुआ रासायनिक माहौल हीमोग्लोबिन के लिए एक चीख की तरह है, यहां ऑक्सीजन चाहिए, अभी चाहिए। ये सिग्नल मिलते ही हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से रिश्ता कमजोर पड़ जाता है और वो ऑक्सीजन को वहीं छोड़ देता है। ये सिर्फ एक ढलान पर लुढ़कना नहीं है, ये एक डायनामिक, जरूरत के हिसाब से बदलने वाला सिस्टम है। भौतिकी ने एक हाईवे बना दिया, लेकिन किस गाड़ी को किस एग्जिट पर उतरना है, ये केमिस्ट्री तय कर रही है। ये एक सक्रिय वितरण प्रणाली है, निष्क्रिय नहीं। मैं रासायनिक संशोधनों की भूमिका से इनकार नहीं कर रही, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को देखिए। यह भी दबाव के उन्हीं सरल नियमों का पालन करता है। हमारी कोशिकाओं में मेटाबॉलिज्म की वजह से CO2 का दबाव लगभग 45 यूनिट होता है, खून में यह 40 होता है। इस 5 यूनिट के छोटे से ढलान की वजह से CO2 कोशिकाओं से निकलकर खून में चली जाती है। फेफड़ों में इसका उल्टा होता है। खून में CO2 का दबाव 45 है और फेफड़ों की हवा में 40, तो CO2 खून से निकलकर बाहर चली जाती है। एक बार फिर ये भौतिकी के नियमों द्वारा संचालित एक सीधा सरल प्रसार है। मुझे खेद है, लेकिन इसे सिर्फ प्रसार कहना तो इस पूरी प्रक्रिया के साथ नाइंसाफी है। हाँ, प्रेशर उसे खून में धकेलता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो होता है वो असली कहानी है। जैसा मैंने पहले कहा, 70% CO2 को सीधे ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता, उसे पहले बाइकार्बोनेट आयन में बदला जाता है। यह बदलाव रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से हजारों गुना तेज हो जाता है। इस एंजाइम के बिना यह प्रक्रिया इतनी धीमी होगी कि हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब यह नेगेटिव चार्ज वाला बाइकार्बोनेट बन जाता है तो सेल का इलेक्ट्रिक बैलेंस बनाए रखने के लिए एक चालाक अदला बदली होती है। एक बाइकार्बोनेट आयन सेल से बाहर प्लाज्मा में जाता है और उसकी जगह एक क्लोराइड आयन अंदर आता है। इस प्रक्रिया को एक बड़ा मजेदार नाम दिया गया है, हैम्बर्गर की घटना या क्लोराइड शिफ्ट। यह एक जटिल, सक्रिय एंजाइम पर आधारित जैव रासायनिक मशीनरी है।
ये सिर्फ एक गैस का ढलान से नीचे लुढ़कना नहीं है। ये खून की परिवहन प्रणाली की केंद्रीय, सक्रिय और अनिवार्य भूमिका को साफ-साफ दिखाता है। आज की चर्चा ने मेरे इस विश्वास को और पुख्ता किया है कि श्वसन झिल्ली की भौतिक बनावट और उसके गुण गैस विनिमय का वो आधार है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसका विशाल सतह क्षेत्र, इसकी असाधारण पतली मोटाई और इसके आर पार मौजूद शक्तिशाली दबाव का अंतर, ये वो भौतिक शर्तें हैं जो इस खेल का मैदान तैयार करती हैं। अगर मैदान ही खराब हो तो खिलाड़ी कितने भी अच्छे क्यों न हो, खेल नहीं हो सकता। ये भौतिक नियम ही इस पूरी प्रक्रिया के असली संचालक हैं। वहीं दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि सिर्फ मैदान पर गेंद का आ जाना ही काफी नहीं है। खेल कैसे खेला जाएगा, गोल कहाँ और कब होगा, यह खिलाड़ी तय करते हैं। और यहाँ खिलाड़ी हैं खून की रासायनिक मशीनरी, हीमोग्लोबिन का अनोखा स्मार्ट बंधन और बाइकार्बोनेट की जटिल प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि गैसों को शरीर की पल पल बदलती ज़रूरतों के हिसाब से कुशलता से पहुंचाया जाए। यही सक्रिय और नियंत्रित परिवहन प्रणाली इस प्रक्रिया को सिर्फ एक भौतिक घटना से उठाकर जीवन देने वाली प्रक्रिया बनाती है। गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, शायद ये पूछने के बजाय कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये समझना ज्यादा फायदेमंद है कि ये दोनों एक दूसरे पर कितनी गहराई से निर्भर हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। श्वसन की मात्रा, क्षमता और अलग-अलग बीमारियों का अध्ययन, जैसा कि स्रोत सामग्री में बताया गया है, निश्चित रूप से इन दोनों दृष्टिकोणों पर और रोशनी डाल सकता है। द डिबेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद।